गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र आप सभी का अवधूत नगरी चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट के बारे में इंट्रो। अवधूत नगरी एक ऐसी संस्था है जहां पर आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही प्री मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। दिए हुए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करके किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी क्लासेस को यूट्यूब पर भी लाइव देखा जा सकता है और दिए हुए रेफरल कोड के द्वारा आप फीस डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज डे है ट्यूसडे और डेट है 13 अक्टूबर 2020। द हिंदू न्यूज एनालिसिस। फर्स्ट पेज पर जो हमारा आर्टिकल है वो है गवर्नमेंट मूव्स टू स्प्योर डिमांड। स्पर डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या है एक्चुअली, ठीक है। मतलब यानी कि आपको बता दिया जाए, जो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो आपको पता है हमारी जो इस वक्त जीडीपी है वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। कॉन्ट्रास्ट होने के कारण और इकोनॉमी भी डाउन हो गई है और प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कंज्यूमर पीएसयू स्टाफ टू गेट एलटीसी कैश वाउचर, कि पीएसयू स्टाफ को एलटीसी कैश वाउचर मिलना चाहिए टू बाय कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है और उन्होंने कहा एक ऐसा रिवाइवल प्लान तैयार करना चाहिए जिससे इन चीजों से निपटारा किया जा सके। ये किसकी स्टेटमेंट है? निर्मला सीतारमन की, जो कि मंडे को न्यू दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही थी। हुआ क्या है एक्चुअली, इसमें उन्होंने बताया है कि जो इन्फ्लेशन है करीबन 7% क्रॉस कर रहा है। मतलब महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और आउटपुट जो आ रहा है वो सिकुड़ता जा रहा है, प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। इंडिया का जो प्राइस इन्फ्लेशन है 7% मार्क किया गया है, जो कि मतलब इनकी बात की जाए तो 7.34 है, इन सितंबर में था, ठीक है। और फूड प्राइसेस स्पाइक जो है 10.7% था, अगस्त में 9.05 था जो, और जो कि अब 10.7% हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होगा वो फैल गिरेगा फॉर द 6 मंथ इन रो फॉर अगस्त। मतलब अगस्त से लगभग आगे तक प्रोडक्शन जो है या इंडस्ट्रियल आउटपुट वो कम रहने वाला है। रीजन आप सबको पता है, ड्यू टू द कोविड-19, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मतलब यानी कि द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी श्रैंक 8% इन अगस्त। अगस्त में कितना था? 8%। और मेकिंग ए मार्जिनली इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद जुलाई। जुलाई में जो था वो कितना था? श्रिंक होके 10.8%, जो कि अब कितना अगस्त में रह गया था? 8%। ये थोड़ी सी सही बात थी यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा अच्छा था। तो इस हिसाब से मेन तो यहाँ पे ये है कि सीतारमन जी ने ये कहा है, निर्मला सीतारमन जी ने, कि इसके लिए एक रिवाइवल प्लान तैयार करना चाहिए जिसके द्वारा ये जो कमियां हैं या फिर जो इकोनॉमी डाउन जा रही है, ठीक है, या जो प्रोडक्शन कम हो रहा है, इन चीजों पर हम कवर अप कर सके, ठीक है। तो इस पेज पर, पेज नंबर फर्स्ट पर जो आपका पहला आर्टिकल था ये यही बताता है। अब चलते हैं हम सेकंड आर्टिकल की तरफ। सेकंड आर्टिकल इंडिया चाइना डिस्कस, इसी पेज पर है। इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर डिसएंगेजमेंट। इंडिया और चाइना के बीच में फिर से बॉर्डर डिसएंगेजमेंट के ऊपर एक चर्चा हो रही है, ठीक है। ये जो चर्चा थी लगभग 7वीं चर्चा थी, ठीक है। और ये मंडे को ये चर्चा हुई है, डिस्कशन हुआ है और इसमें वही सारे डिस्प्यूट को लेके मुद्दों पर बातें हुई है। और लगभग छठा जो राउंड था, जो छठी मीटिंग थी इनकी सितंबर 21 को जो कि हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि भाई ये अब फ्रंट लाइन पे अपने ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, ये स्टॉप करेंगे, अपने टुकड़ी को आगे भेजना बंद करेंगे। ये इनकी एक स्टेटमेंट थी। मंडेज को मतलब इनकी वही सोमवार को जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ था, ये किसके द्वारा हेड किया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के द्वारा, ठीक है, जो कि 14 क्रॉप कमांडर थे बिफोर ही मूव्स आउट ऑन अनदर पोस्टिंग। दूसरी पोस्टिंग पर जाने से पहले ये एक तरह से ये उनकी लास्ट राउंड ऑफ टॉक थी, ठीक है जी।
तो ये यहाँ पर हमारा ये भी टॉपिक इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर एंगेजमेंट जो है ये भी टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अगला टॉपिक है पेज नंबर 2 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का एक छोटा सा टॉपिक आया है, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया, ये जानना जरूरी है। एनजीटी एक्चुअली है क्या? एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है आपको, जो तो इसमें ये बताया गया है एक्चुअली कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट क्या है, ठीक है। आर्टिकल से बस आपका एनजीटी ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने एनजीटी को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट क्या है, एनजीटी एक्चुअली है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसा एक्ट है, 2010 का है ये, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया था, ठीक है। जिसका मेन काम क्या था? डिस्पोजल ऑफ द केसेस प्रिटेनिंग टू एनवायरमेंटल इश्यूज। जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज के केसेस थे उनको प्रिटेन करना इसका मेन काम था। इसमें कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 24 नवंबर 2009 में, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद 5 मई 2010 से 5 मई 2010 से इस पे काम होना शुरू हो गया। पहला जो बिल पब्लिश हुआ था 31 जुलाई 2009 में इसका बिल पब्लिश हुआ था। और जैसे ही एनजीटी की स्टैब्लिशमेंट हुई तो इंडिया जो है तीसरा देश बन गया पूरे संसार में स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग। किसके बाद? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। ये पहले 2 कंट्री है, उसके बाद जो है आपके, तो ऐसे हमारा जो ये आर्टिकल है यहाँ पर ये भी आर्टिकल फिनिश होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पेज नंबर 2 से था। अगला जो आर्टिकल है हमारा, अगले की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 से है। पेज नंबर 6 का आर्टिकल क्या कहता है? एक एडिटोरियल है, जैसे कि आप जानते हैं 6 और 7 जो एडिटोरियल आता है। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल क्या है? जीन एडिटिंग द गुड फर्स्ट एंड, ये क्या लिख दिया, एंड देन द वरीज। ये एंड एक साथ था, अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पे ये एंड था गाइज, ठीक है। जीन एडिटिंग एंड द गुड फर्स्ट एंड अदर एंड देन द वरीज, इसका मीन्स क्या है? ठीक है, जीन की एडिटिंग एक अच्छी बात है, लेकिन चिंताजनक भी है। क्यों? अगर वो प्रिकॉशंस के साथ नहीं किया गया तब। तो उसी के बारे में इस एडिटोरियल में बताया गया है कि जैसा कि आपको पता है जो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020, और ये हमारे जो जीएस पेपर GS3 से भी रिलेट करता है। इस हिसाब से आप पेपरों से भी इसे एग्जाम से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन है यहाँ पर एक आपके लिए मैंने एक एज ए क्वेश्चन, ठीक है, इसे इन्वेंट यहाँ पर राइट भी कर दिया है, ताकि आप लोगों को अगर मेंस का भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कि भाई ये न्यूज में क्यों है साइंस और टेक्नोलॉजी का, या जीन एडिटिंग क्या है, तो वो सारी चीजें या किसने किया, वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। देख सकते हैं, जहां तक आपने सुना है कि अभी यूमिनला कारपेंटियर जो कि फ्रांस की थी, और जेनिफायर है, ठीक है, जो कि यूएसए की थी, उन्हें अभी 2020 का नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है केमिस्ट्री के लिए। उन्होंने क्या किया है? एक क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर का डेवलप किया है। वो सीजर क्या है? जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कि आपके डीएनए है, ठीक है, जीन कह सकते हो आप इन्हें। तो होता है कि मान लीजिए आपके इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इस पार्ट को यहाँ से काट के हटा देना और यहीं पर कोई दूसरा पार्ट इंप्लीमेंट कर देना, यही कहलाता है सीजर के द्वारा जीन एडिटिंग, ठीक है। तो इस टाइप का इन्होंने एक प्रोसेस या इस टाइप की एक चीजें इन्होंने डेवलप की, तो उसी कारण इन्हें 2020 का नोबेल प्राइज पुरस्कार केमिस्ट्री का दिया गया। और पहली बार ऐसे हुआ था कि जो कि केवल एक लेडीज की टीम को ये मिला था। नोबेल प्राइज पुरस्कार जो है एक साइकोलॉजी में भी मिला था 2020, ठीक है, जो कि जे अल्टर और कार्लिस एम राइस को मिला था, ठीक है। और किसके लिए? उन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की जो मेडिसिन थी उसे खोज निकाला था, इस रिगार्डिंग उन्हें 2020 का पुरस्कार दिया गया था। फिजिक्स के अंदर भी बात की जाए तो फिजिक्स के अंदर भी 3 लोग थे जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया नोबेल प्राइज का, जिसमें कि रॉगर पेनरोज थे, यूके रेनार्ड जैनल, और एक आपका एंड्रिया गीज
थे जिन्हें ब्लैक होल्स की थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए नोबेल प्राइज पुरस्कार इन 2020 फॉर द फिजिक्स दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बारे में जो आगे है ये है कि आपका ये पहले तो क्रिस्पर जो मेन बात है हमारा डीएनए के रिगार्डिंग जो मैंने टॉपिक बताया कि उसमें ये क्या है। क्रिस्पर रिगार्डिंग की बात की जाए तो पहले क्रिस्पर Cas9 जो है एक जेनेटिक सीजर है, कैन बी यूज टू चेंज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए को चेंज करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वो भी हाई प्रिकॉशंस के साथ, ये भी याद रखना। क्रिस्पर Cas9 जो है टूल हैज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट गेन्स इन क्रॉप रेजिलेंस अल्टरेटिंग देयर जेनेटिक कोड। इसका यूज ऑलरेडी क्रॉप के रेजिलेंस पे किया जा चुका है, ठीक है, उनके जेनेटिक कोड को और बेटर करने के लिए। ठीक है, आगे बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी हैड रिवॉल्यूशनरी इंपैक्ट ऑन द लाइफ साइंस एंड कंट्रीब्यूट टू द न्यू कैंसर थेरेपी। इसके कारण देखो जो कैंसर की थेरेपी, कैंसर का भी इलाज संभव है और एक बहुत ही मतलब अद्भुत इंपैक्ट डालने वाला है हमारे लाइफ साइंस के ऊपर, और ये कई प्रकार के रोगाणु से भी बचा सकता है। डिस्कवरी की बात की जाए तो कारपेंटियर जब पढ़ाई कर रही थी वाइल स्टडिंग द स्ट्रेप्टोकस पाइजोन्स, मतलब यानी कि एक पाइजोन्स के बारे में जब वो स्टडी कर रही थी जो कि एक हार्मफुल बैक्टीरिया है, तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल की खोज की जिसके बारे में उन्हें कोई पता नहीं था, जिसे ट्रेस आरएनए के नाम से कह सकते हो, ट्रेसर आरएनए। ठीक है, अब ये ट्रेसर आरएनए क्या है, बैक्टीरिया के मतलब एंशिएंट इम्यूनो सिस्टम के जो है एक बैक्टीरिया का एक हिस्सा था। क्रिस्पर कैस जो था वो क्या कर रहा था, उसे हार्म कर रहा था वायरसेस बाय क्लीविंग देयर डीएनए, उन्हें काट रहा था, डीएनए को काट रहा था। क्रिस्पर कैस जो है डिसआर्म कर रहा था वायरस को, किसके द्वारा, डीएनए को काट कर। तो ट्रेसर जो आरएनए है उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया कि मतलब नहीं कि डीएनए के सीक्वेंस में वो वहीं पर लग जाए। ठीक है, और जिसे आप जेनेटिक सीजर, जो कि अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जेनेटिक सीजर के रूप में हम यूज कर रहे थे, और उसके बाद वहां पर इंप्लीमेंट करके एक न्यू चीज का, ठीक है, उसे वहां पर मतलब नया डीएनए इंप्लीमेंट कर दिया जाए। आगे इसमें यह है कि दोनों साइंटिस्ट इस चीज को इंप्लीमेंट करने में या बैक्टीरिया के जेनेटिक सीजर को टेस्ट ट्यूब में इनक्रीटिंग करने के दौरान सफल हुए, और दोनों ने फिर क्या किया, ये चीज को डेवलप कर दिया, और इसके बाद ही उन्हें नोबेल प्राइज जो मिला था 2020 का दिया गया था। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बात की जाए तो एक क्लस्टर्ड रेगुलरली टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे पहले 2012 में डेवलप की गई थी, और ये क्या करता है, जीन के सीक्वेंस को बहुत इजी बना देता है, सिंपल बना देता है और काफी इफिशिएंट बना देता है। ठीक है, उनके नजदीकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज के लिए जो प्रोवाइड करता है, मतलब जितना कुछ मॉडिफिकेशन हो सके वो इसमें प्रोवाइड हो जाती है। फिर एडिटिंग, मॉडिफाइंग और जीन सीक्वेंस नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले हैपन हो चुके हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, खासकर की खेती के संदर्भ में अगर बात करें, कृषि के संदर्भ में बात करें, वेयर सेवरल क्रॉप्स हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोवाइड पर्टिकुलर ट्रेड्स, जहां पर आपको पता है काफी ज्यादा मतलब अनेक प्रकार की फसलों के ऊपर जेनेटिक मॉडिफाई करके उन्हें अनेक प्रकार के अलग अलग किस्में बनाई जा रही है। टेक्नोलॉजी है ये रेप्लिकेट करना एक रैशनल डिफेंस मैकेनिज्म को। ठीक है, और जो क्या करता है, वायरस अटैक से इनकी रक्षा करता है। और जो डीएनए है वो क्या करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड व्हेन ब्रोकन, जब टूट जाता है तो नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेयर इटसेल्फ, जो खुद के रिपेयर करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो एक तरह से मतलब इन्हें कम हो जाती है। बट द ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म कैन लीड टू द रीग्रोथ, परंतु ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म के कारण ही वो जो रीग्रोथ की होती है कैपेसिटी, वो फिर से वापस ग्रोथ कर जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये था डीएनए के बारे में, या आप कह सकते हो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक सीजर जिसे हम बार बार कह रहे हैं, इसके बारे में लास्ट एंड फाइनल कंसर्न्स क्या कह रहे हैं। कंसर्न्स ये है कि जो एथिकल कंसर्न है वो ये है कि alternating DNA will allow more people to choose the characteristic of their pruning and they will hamper the natural, मतलब ये काफी ज्यादा लोगों को ये चूज करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा कि उनकी करेक्टरिस्टिक जो प्रोगेनी की होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। नवंबर 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर ने एक क्लेम किया कि जीन्स ऑफ ह्यूमन आईब्रो, कि आदमियों के आईब्रो के जो जीन्स होते हैं, सॉरी ह्यूमन एम्ब्रियो,
ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो के जो जीन्स होते हैं दैट इवेंचुअली रिजल्टेड इन बर्थ ऑफ ट्विंस बेबी गर्ल, लगभग जब 2 जुड़वा लड़कियां पैदा होती है तब रिजल्ट में मिला। इट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ डिजाइनर बेबी, और ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस था डिजाइनर बेबी का, ठीक है, जिसे जीन एडिटिंग टूल की तरह यूज किया गया, जिनके द्वारा जीन एडिटिंग टूल प्रोड्यूस की गई लाइक क्रिस्पर, जिसे क्रिस्पर कहा जाता है, ठीक है। और कई साइंटिस्ट जो है या कुछ साइंटिस्टों का आज भी ये कहना है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है वो 100% एक्यूरेट नहीं है, बट इट इज पॉसिबल एंड सम अदर जीन्स कुड बी गेट अल्टरेटेड बाय मिस्टेक। और कह रहा है इट इज पॉसिबल, ये संभव है दैट सम अदर जीन्स की जो दूसरे जीन्स है कुड आल्सो गेट अल्टरेटेड, उन्हें भी बदला जा सकता है बाय मिस्टेक, गलती से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें पता लग गई कि डॉर्डना ने या फिर जो भी थे इन्होंने एक क्रिस्पर की या सीजर जीन सीजर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और जिसके द्वारा काफी चीजें मतलब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया। और उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दी कि वो है क्या, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स क्या है। इट कैन हेल्प यू इन द मेंस राइटिंग एग्जाम। ओके, तो आइए बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल्स की तरफ, अगले एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल हमारा चल रहा है पेज के, ठीक है। अगला एडिटोरियल जो है द टायरनी ऑफ टीआरपीएस, ठीक है, ये एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 से भी कोरिलेट कर रहा है और जीएस पेपर 3 से भी कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली इस एडिटोरियल में आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक कंपनी है, ठीक है, या एक चैनल है कह सकते हो आप, जो कि रिपब्लिक चैनल है, और 2 और चैनल है। तो उनमें क्या है मतलब यानी कि इन्होंने क्या किया, टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक तरह से मतलब यानी कि चीटिंग की है। और वो चीटिंग क्या है, ठीक है, वो चीटिंग ये है कि जैसे कि कुछ कंपनी होती है और वो कंपनी क्या करती है, हर में एक आपको बता देता हूँ उसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। पहले तो हम इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में ये पढ़ेंगे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में टीआरपी का, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या होता है, और प्लस इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क के दौरान चैलेंजेस क्या होते हैं, और ये न्यूज में क्यों। सबसे पहले तो न्यूज का मैंने जैसे बता दिया कि मुंबई पुलिस ने क्या किया, क्लेम किया कि एक स्कैम के बारे में, वो भी मैनिपुलेशंस ऑफ टीआरपी, टीआरपी को लेकर, मतलब टारगेटिंग रेटिंग पॉइंट को लेकर कुछ टीवी चैनल के द्वारा, जिसमें होता क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च, जो कि किसके द्वारा यूज किया गया था, बार्क के द्वारा, जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसे। इसमें यह बताया गया एक्चुअली कि पहले तो टीआरपी, टीआरपी क्या है, टीआरपी एक मैट्रिक है जिसके द्वारा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अपने व्यूवरशिप इवैल्यूएट करने का पता लगता है, ठीक है। व्यूवर अब क्या होते हैं, व्यूवर जो मतलब टेलीविजन वॉच करता है, ठीक है, मोर देन 1 मिनट इज कंसिडर्ड इन, मतलब 1 मिनट से ज्यादा अगर उसने आपका वो चैनल देख लिया तो देन यू कैन, सपोज कीजिए आप किसी चैनल को देख रहे हैं, 1 मिनट से कम देखा तो दैट इट मींस यू आर नॉट ए व्यूअर। इफ यू सी मोर देन 1 मिनट, अगर आप 1 मिनट से ज्यादा देखते हैं देन यू आर ए व्यूअर, ठीक है, तो आप एक देखने वाले हैं, ओके, उस चैनल को, ओके। इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी पीपल, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने लोग जो है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी से उन्होंने चैनल को देखा है उस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, मतलब यानी कि 1 मिनट के अंदर एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब देखिए बार्क का क्या रोल है, जो बार्क है, जो आपका ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, ठीक है, ये बैरोमीटर लगाती है। बैरोमीटर किस में लगाती है, आपके घरों में सेटअप बॉक्स लगा है, ठीक है, तो कुछ सेटअप बॉक्स में बैरोमीटर लगा रहता है, कुछ में नहीं लगा रहता, तो हमें नहीं पता एक्चुअली बैरोमीटर किस में है किस में नहीं। लेकिन हुआ क्या, इस कंपनी ने, जैसे कि मान लो इट इज कंपनी क्रिएटेड इन 2010, 2010 में जैसे क्रिएट की गई थी, और जॉइंटली ऑन्ड बाय एडवर्टाइजेंस एजेंसीज और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज। और मतलब यानी कि इसने क्या किया, ये सारी चीजों को एक कर लिया, अपना लिया, ठीक है, और इसमें ये सारी चीजें इसके द्वारा की जाने लग गई। तो हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग नोटिफाइड द पॉलिसी गाइडलाइन फॉर द टेलीविजन रेटिंग एजेंसी। एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया, एक पॉलिसी गाइडलाइन टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के लिए जारी की। कब जारी की, जनवरी 10 2014 को, और रजिस्टर्ड कर दिया बार्क को इन जुलाई 2015 के अंदर, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि टीआरपी को कैसे बढ़ाना है या कैसे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हुआ क्या उन्होंने, अब मैं आपको पहले वैसे पूरी कहानी बता देता हूं। हुआ क्या, इन कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, उन्होंने इस चीज को लीक कर दिया, इस काम को मतलब इस न्यूज को लीक कर दिया कि भाई इस सेटअप बॉक्स में हमने अब की बार जो बैरोमीटर है वो लगा रखा है,
और ये लीक वाली जो न्यूज है ये पहुंच गई रिपब्लिक टीवी वालों के पास, रिपब्लिक चैनल वालों के पास। तो बस उनका क्या था, उनकी मौज हो गई। मौज हो गई तो उन्होंने क्या किया भाई, अपने बंदों को उन घरों में भेज दिया जहां पर भाई वो बैरोमीटर लगा हुआ है, जिन घरों में सेटअप बॉक्स में बैरोमीटर लगा है। उन्होंने क्या किया, फिर कहा कि भाई हम आपको 500 रुपए पर डे देंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारा चैनल देखना है, ठीक है। चाहे डिबेट्स आपको समझ में आए ना आए, आपको इंग्लिश आती हो ना हो, रिपब्लिक जो चैनल है वो एक इंग्लिश चैनल है, मोस्टली डिबेट्स होते हैं उस पर, ठीक है। फेमस है वैसे काफी बड़ा। तो उन्होंने कहा आपको आए ना आए समझ में, लेकिन आपको उस चैनल को जो है वो देखना है, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब किसी को 500 रुपए पर डे मिलेंगे, मतलब महीने के 15,000, तो कोई भी सोचेगा चलो भाई सही है, कर लेते हैं। तो सेम जो है फंडा ऐसा ही यहां भी हुआ। लोगों ने क्या किया, टीवी चालू करके छोड़ दिया, और उनकी टीआरपी देखा जाए तो एकदम से ऑटोमेटिक जो टीआरपी नीचे थी एकदम से बहुत ऊपर चली गई। तो बस इस हिसाब से इस स्कैम का पता लगाया हमारे मुंबई पुलिस ने। अब उसी चीज के बारे में ये सारी यहां पर डिस्कशन की गई है। अब देखिए कैलकुलेशन का मेथोडोलॉजी क्या है। जो बैरोमीटर है, जो कि मैंने बताया बार्क इंस्टॉल करता है इस बैरोमीटर को 45,000 लगभग 45,000 घरों में, ठीक है। और एम पैनल्ड हाउस होल्ड में दीज रिकॉर्ड वीविंग डिटेल एज ऑडियो वाटरमार्क फॉर कंटेंट, मतलब यानी क्या क्या चल रहा है वहां पे वो सारी चीजें ये रिकॉर्ड करता है, किस चैनल को सबसे ज्यादा किसने देखा है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ऑडियो वाटरमार्क्स आर एम्बेडेड इन वीडियो कंटेंट, और जो ऑडियो वाटरमार्क्स है वो इसे वीडियो कंटेंट के रूप में एम्बेड किया जाता है। और ये जो वाटरमार्क है ना तो ऑडिएबल होते हैं आदमी के आई को, परंतु इसे आसानी से डिडक्ट किया जा सकता है, डिकोड किया जा सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा। और ये जो होते हैं ये वाटरमार्क ही हमें बताते हैं कि डैट हम किस चैनल को सबसे ज्यादा व्यूज दे रहे हैं, या कौन से चैनल पर हम सबसे ज्यादा अपना टाइम बिता रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो आपका मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन था कि इस हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता था। तो इसी में हुआ क्या, जो पहले तो वो क्या करते, घरों को चुनते, सिलेक्शन करते, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड, द हाउस होल्ड आर चूजन बाई एनुअल एस्टेब्लिशमेंट सर्वे, एक सर्वे के बेस पे चूज किया जाता है, लार्ज स्केल फेस टू फेस सर्वे, ठीक है। आते सर्वे कर जाते और लगभग 3 लाख घरों को, टोटल पॉपुलेशन में से 3 लाख घरों को वो अपना टारगेट बनाते थे। पैनल जो है ये क्या करता है, कैप्चर टीआरपी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड द कंट्रीज पॉपुलेशन, मतलब जो पैनल है वो टीआरपी चूजन टू कैप्चर, पैनल को चूज किया जाता है टीआरपी को कैप्चर करने के लिए, जो कंट्री के पॉपुलेशन को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। और ये मेथोडोलॉजी यहाँ पे इस प्रकार से इसमें यूज होती थी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या फिर, अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हाउस, ये तो सिलेक्शन हो गया भाई, इतने घरों को चुनना है। अब उनके क्लासिफिकेशन की बात आती है, तो ये जो घर होते थे लगभग 12 कैटेगरी में इन्हें क्लासिफाई किया जाता था। एक तो न्यू कंज्यूमर, ठीक है, अंडर द न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, किसके अंडर में, एनसीसीएस, न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर, जो कि बार्क 2015 के अंदर अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या है, बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द मेन वेज अर्नर एंड द ओनरशिप ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरेबल फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 11 आइटम्स, मतलब 11 आइटमों में से जो था उन्हीं के बीच में था, और जो कि लगभग एजुकेशन लेवल से कोरिलेट कर रहा था। डाटा कलेक्शन करते थे इसके लिए, जब वाचिंग किसी भी शो को या मेंबर्स के घर का मेंबर कोई देखता है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड देयर प्रेजेंस ऑफ पासिंग देयर सेपरेट व्यूअर आईडी बटन। तो क्या करते हैं, जैसे ही मतलब वाइल वाचिंग ए शो, जैसे ही वो कोई शो देखता है और मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड रजिस्टर, और जब मान लीजिए उसका कोई मेंबर वहां से गुजरता है, देयर प्रेजेंस बाय प्रेसिंग देयर सेपरेट व्यूअर आईडी बटन। तो होता क्या, उनकी प्रेजेंस जो है किसके द्वारा, एक सेपरेट व्यूअर आईडी बटन के द्वारा पता लग जाती है। और ये कैप्चर, मतलब मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ये सारी चीजें क्या है कि क्लासिफाई करते हैं घरों को चुनते हैं उनके घरों में, मतलब यानी कि जैसे पता लगाते हैं भाई इतने घरों में इंस्टॉल करना है, और फिर कुछ सेटअप बॉक्स में ये आपके बैरोमीटर लगा होता है, कुछ में नहीं लगा रहता है, इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा स्कैम चल रहा था, ठीक है। और इसमें एक प्रिकॉशंस है कि जो वीविंग बिहेवियर ऑफ पैनल होम इज रिपोर्टेड टू द बार्क इंडिया डायरेक्टली एंड डेली, जो वीविंग बिहेवियर है डेली, ठीक है, किसी बार्क इंडिया को रिपोर्ट की जाती है। और ये हाउस होल्ड जो है करीबन हर साल मतलब यानी कि सेलेक्ट होते हैं, और भी बिल्कुल इन्हें कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, लेकिन अब की बार ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा गया था, इसे लीक कर दिया गया था। और लीक होने के बाद जिसका फायदा जो है रिपब्लिक टीवी ने उठाया था, ठीक है। टीआरपी का एक्चुअली सिग्निफिकेंस होता क्या है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो मतलब यानी कि जैसे
जो इन्फ्लुएंस प्रोग्राम है प्रोड्यूस फॉर द व्यूअर्स, किसके लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं? व्यूअर्स के लिए, बेटर रेटिंग्स पाने के लिए, ठीक है। और टीआरपी जो है मेन एडवर्टाइज, देखिए टीआरपी आर द मेन करेंसी, एडवर्टाइजर्स के लिए सबसे मेन करेंसी होती है। आपको पता है किसी चीज को चलाना हो, ठीक है, दिखाना हो, ठीक है, कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं इस फील्ड में और उसे लगभग मान लीजिए लाखों लोगों ने देख लिया, तो एकदम से उस चैनल की करेंसी बढ़ जाती है, मतलब यानी कि उनकी डिमांड हो जाती है और टीआरपी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर को जिस बेनिफिट होता है, तो ये बताया जा रहा है कि उन एडवर्टाइजर के लिए जो टीआरपी है वो मेन करेंसी का काम करती है, ठीक है। और कुछ लिमिटेशन है गाइस, इसे भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आगे चलते हैं हम अगले आर्टिकल्स की तरफ। अगला जो एडिटोरियल है हमारा, सॉरी, अगला जो एडिटोरियल है वह पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का पर्पस होना चाहिए, मतलब इसके एक प्रोटेस्ट के पर्पस के ऊपर एक एडिटोरियल आया है। वो एडिटोरियल एक्चुअली क्या कह रहा है, वो एडिटोरियल उसमें मतलब यानी कि उसी प्रोटेस्ट को लेके, मतलब उसी विद्रोह के लेके, ठीक है, बताया गया यहाँ पे कि प्रोटेस्ट जो है कैन नॉट बी टाइम बाउंड, समय के अनुसार नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे विल बी इनडेफिनेट इन इफ इनजस्टिस इज इनडेफिनेट, मतलब यानी कि ये अनिश्चित होना चाहिए अगर जो न्याय मतलब ये अन्याय हुआ है तो इनडेफिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब देखिए, इसमें इतना ही, ये सारी चीजें इसमें ये बताया गया है कि जो ये आपका प्रोटेस्ट हो रहा था, एक तो क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए राइटर के द्वारा ये बताया गया कि क्वालिटी को रिस्टोर करने के लिए किया जाएगा, और पुलिस के द्वारा जो एक्शन था वो काफी यहाँ पर क्या था, ब्रूशियल एक्शन था, मतलब निर्दयी था, ठीक है। और कह रही जो तुम लोग कह रहे हो बैलेंसिंग टू राइट, तो ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ पर बैलेंसिंग टू राइट का बात की जा रही है। बैलेंसिंग टू राइट क्या है आपको बताया था, एक तो राइट ऑफ द मोबिलिटी और एक राइट ऑफ द प्रोटेस्ट, दोनों को बैलेंस करने के बारे में मैंने पिछले एडिटोरियल में इसके बारे में बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन, अगला एडिटोरियल है हमारा टुवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली। दिल्ली में मतलब हवा को साफ करने के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है कि इमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, किसके द्वारा? प्राइवेट व्हीकल्स को रिड्यूस करके, ठीक है, या फिर इंक्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बढ़ा के इसमें हम काफी ज्यादा सहायता कर सकते हैं, इस चीज को मदद कर सकते हैं। दिल्ली को क्या है, करीबन जरूरत है कि 65% रिडक्शन टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड, मतलब यानी कि 65% रिडक्शन की जरूरत है ताकि उसका जो पीएम 2.5 आ जाए। व्हीकल्स होता क्या, ट्रक है, टू व्हीलर्स है, ठीक है, ये सारे बता रहे कि इतने इतने मतलब यानी कि इनकी कंसंट्रेशन होती है और ये दिन प्रतिदिन चलते हैं, जिसके कारण होता है कि आपको पता है कोविड-19 के दौरान जो है दिल्ली की जो पॉल्यूशन की बात करें काफी ज्यादा थम गया था, मतलब काफी अच्छा लेवल आ गया था, ठीक है। लेकिन फिर से अब जैसे कि अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई, फिर से वही पॉल्यूशन की जो मतलब एक मुसीबत है वो फिर से हमारे सर खड़ी है और पॉल्यूशन वहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए मतलब यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई एक तो प्राइवेट व्हीकल को कंट्रोल सॉरी बढ़ाना, कम करना चाहिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंक्रीज करना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ कंट्रोल इमिशंस बताएंगे जो कि 3 स्टेप में दिए गए हैं। 3 मेन इमिशंस के कंट्रोल है। पहला है फर्स्ट पार्ट इज द स्ट्रिक्टर इन्फॉर्मेशन ऑफ इमिशन कंट्रोल, ठीक है, मतलब एक ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना लो भाई, अगर कोई स्टेप से ज्यादा वो करता है तो उनके लिए पेनल्टीज लगा दो। दूसरा, रिड्यूस कर दो प्राइवेट व्हीकल्स को, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है ज्यादा वो करो। और तीसरा जो है आपका, इंक्लूड कर दो इलेक्ट्रिक व्हीकल को, उसे बढ़ा दो, इंक्रीज करो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बताई गई जिसके द्वारा इमिशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो गाइज अब ये जो है हमारा, तो वो थे हमारे कंट्रोल इमिशंस, ठीक है, कंट्रोल करने के तरीके। अब एडिटोरियल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे हमारे फिनिश हुए, बाकी जो एडिटोरियल है वो पॉलिटिक्स से मतलब यानी कि पॉलिटिक्स राजनीति जो चल रही है उनके बारे में है, ठीक है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं जो कि एक छोटा सा आर्टिकल है, उस पर पाक चाइना ऑन ए मिशन टू क्रिएट डिस्प्यूट। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जो पाक चाइना चाहते हैं उनका एक मिशन है डिस्प्यूट पैदा करना, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। जैसे कि उन्होंने 44 ब्रिज का बीआरओ के द्वारा बनाए गए 44 ब्रिज का इनॉग्रेट भी किया है, ठीक है। और उसके द्वारा ये भी बताया कि जो पहला पाकिस्तान और चाइना जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं बॉर्डर को लेकर, उनका एक मिशन है ऐसा। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कहते हैं, जो कि मंडे को उन्होंने कहा कि 44 परमानेंट ब्रिज का इनॉग्रेट करने के बाद लगभग 7 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में, जो कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, लगभग टॉकिंग ऑफ द सिचुएशन अलोंग द नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर, Mr. Singh said, we have a border for about
7,000 किलोमीटर विद दीज कंट्री, मतलब यानी कि लगभग हमारे पास एक बॉर्डर है 7,000 किलोमीटर का इन देशों के साथ में, जहां पर हरदम टेंशन बनी रहती है बॉर्डर को लेकर। उन्होंने बीआरओ के बजट को भी बताया है कि जो बजट है 3300 करोड़ से लेकर 4600 करोड़ तक है, जो कि 2008 से 16 तक का था, और अगर 2020-21 की बात करें तो ये 11,000 करोड़ का था। ठीक है, और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो है आपके ब्रिज कहां से कहां तक है, कि 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक है, और लोकेट कहां कहां है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। और लगभग ये बताया गया है कि जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी ने, जो कि बीआरओ के डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि 28 मेजर ब्रिजेस का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। 102 ब्रिजेस काफी मतलब इस साल तक काम पूरा हो जाएगा, जो कि जिसमें से और विच है 54 है ऑलरेडी, जिसमें से मतलब बात की जाए 102 में से तो 54 का भी काम पूरा हो चुका है। तो ये एक यहाँ पर आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है हमारा पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर बताया गया है कि एक पैनल, नो पैनल प्रोविजन, मतलब इस टाइप का कोई प्रोविजन नहीं है ट्रांसजेंडर के राइट को प्रोटेस्ट करने के लिए। मैन के लिए है, वुमेन के लिए है, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए ऐसा कोई पैनल नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है भाई इसे इक्वल प्रोटेक्शन दो। ठीक है, तो इसी के बारे में, जैसा कि आपको पता है जेंडर में तीन मतलब नहीं कि तीन कैटेगरी की गई है। फर्स्ट जैसे मैन, सेकंड आपका वुमेन, और थर्ड ट्रांसजेंडर आता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड कैटेगरी है उनके लिए भी प्रोटेस्ट होना चाहिए, उनके भी राइट को प्रोटेस्ट करने के लिए होना चाहिए। तो इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, पेज नंबर जो 13 है उसमें एक नोबेल पुरस्कार दिया गया है, फिर से किसके रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, जो कि दो अमेरिकन है जिनका नाम पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन है। ठीक है, उन्हें इकोनॉमिक के रिगार्डिंग जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए उन्होंने क्या किया है, डेट हैज हेल्प बायर्स एंड सेलर्स, जिसके द्वारा खरीदने वाले को और बेचने वाले को दोनों को मदद मिली है। ठीक है, किस और ये यही चीजें इसमें बताई गई है। तो ये नाम याद रखना आप लोग, इकोनॉमी के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। काफी नोबेल पुरस्कार चल रहे हैं कंटिन्यू डेली, उसके बारे में मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, तो उन चीजों को आप ध्यान रखना। अगला जो है, श्रीलंका इन टॉक्स टू सिक्योर $500 मिलियन इन चाइनीज लोन। श्रीलंका को जैसे चाइनीज ने $500 मिलियन का लोन दिया है, तो जो चाइनीज के एम्बेसी है उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई संडे को खुद श्रीलंका के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके लिए हमसे रिक्वेस्ट की थी, और श्रीलंका जो है इसे हमें अगले ईयर में मतलब यानी कि $4.5 बिलियन के रूप में मतलब ये हमें वापस करेगा। तो ये चीजें इसमें इस आर्टिकल में बताई गई है। लास्ट इसी पेज पे जो आपका आर्टिकल है वो है क्लाइमेट चेंज टू ब्लेम फॉर डबलिंग डिजास्टर। इसमें यह बताया गया है जो डिजास्टर चल रही है सारा किस कारण है, क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, 2000 से लेके अब तक लगभग बात की जाए तो 7,348 नेचुरल डिजास्टर हो चुके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट। इसमें यह बताया गया कि पिछले 20 सालों के अंदर मंडे को यूनाइटेड नेशन ने कहा है एक रिपोर्ट में कि क्लाइमेट के बदलाव के कारण जो नेचुरल डिजास्टर है वो लगभग डबल हो गए हैं पिछले 20 सालों में। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अकॉर्डिंग 7,348 मेजर डिजास्टर इवेंट है जो कि 2000 से लेके 2019 तक हुए, जिसमें से 1.23 लाइव्स मतलब लैक है ये। ठीक है, इतने को क्लेम और अफेक्ट हुए 4.2 बिलियन पीपल। और कोस्टल ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो जिसमें $2.97 ट्रिलियन इकोनॉमिकल लॉस हुआ है। ठीक है, और फिगर की आउटपुट की बात करें तो लगभग 4,212 मेजर नेचुरल डिजास्टर है जो कि 1980 लेके 99 तक हुए थे। ठीक है, अब देखिए यूएन ऑफिस ने कहा कि ये नई रिपोर्ट है जिसमें कि 2000 से लेकर 2019 तक लगभग 7,348 नेचुरल डिजास्टर हो गए हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक, तो ये रिपोर्ट में यही बताया गया है। और इस प्रकार आज हमने द हिंदू का न्यूज एनालिसिस खत्म किया। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल प्लस एडिटोरियल है फिनिश होता है, और आप लोगों के लिए एक डेली डॉज के रूप में एक पीडीएफ भी अटैच की जा रही है डेली डॉज के नाम से, जो कि आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके उसे भी आप लोग देखिए, उसे पढ़े, रीड करें, और जल्द ही उसकी भी वीडियो शुरू होने वाली है।
और वीडियो दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और साथ साथ शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी करो, और जिसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करके आप कोई भी नई और लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारे यहाँ पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।